एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव त्यागी क्लासेस। और आज का हमारा जो मिसलेनियस का टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट ईयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें तो जिस हिस्ट्री की आज हम बात करेंगे वो है मॉडर्न हिस्ट्री। आज हम किसकी बात करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम बात करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के आज हम इम्पोर्टेंट ईयर्स को कवर करेंगे। जितने इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री के उन सभी इंपॉर्टेंट ईयर्स को आज हम कवर करेंगे। तो अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं, उसकी शुरुआत अगर मैं मानूं तो वो शुरुआत होती है आपकी 1773 से। जो हमारे इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं वो शुरू होते हैं 1773 से। जब क्या आया था? तब आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ईयर क्योंकि इंडिया में इट इज द फर्स्ट लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर्स। मतलब अगर माने कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला कानून, फर्स्ट लॉ कौन सा था? फर्स्ट लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर्स। तो वो कौन सा कानून है? वो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद ब्रिटिश पॉलिसीज जो है वो डिवाइड हो गई। और वो ब्रिटिश पॉलिसीज ऐसे डिवाइड हो गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपकी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में रूलिंग अथॉरिटी थी उस वक्त। मतलब जो पावर थी वो किसके हाथ में थी? वो पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। तो जो रूलिंग अथॉरिटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके वर्क डिवाइड हो गए और उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। तो आज हम केवल क्या कवर कर रहे हैं? आज कर रहे हैं इंपॉर्टेंट ईयर। तो आपको ये समझना है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इज द फर्स्ट लॉ established by the Britishers in India. It is the first law established by the Britishers in India. आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर के आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ईयर आता है आपका वो आता है आपका 1857। उससे पहले अगर मैं 1857 से पहले बात करूं तो मुझे बात करनी पड़ेगी लॉर्ड डेलहौसी की। क्योंकि लॉर्ड डेलहौसी को हम ये मान सकते हैं कि ये बंदा, इसके टाइम पे बहुत सारी चीजें हुई हैं। लॉर्ड डेलहौसी उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे। तो डेलहौसी के टाइम पर ट्रेन चली थी पहली बार, फर्स्ट टाइम ट्रेन चली थी इंडिया में। वो चली थी फर्स्ट टाइम ट्रेन 1853 में। जो फर्स्ट टाइम ट्रेन चली किसके समय पे चली? डेलहौसी के समय पे चली। उसके बाद फर्स्ट टाइम टेलीग्राम की सर्विस स्टार्ट हुई इंडिया में। टेलीग्राम की सर्विस भी पहली बार किसके समय पे स्टार्ट हुई? डेलहौसी के टाइम पे स्टार्ट हुई, मतलब 1852 में स्टार्ट हुई। उसके अलावा क्या आया? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया। ये कानून था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। किसके समय पे आया? ये डेलहौसी के समय पे आया। तो ये जो दो चीजें हैं, ट्रेन चलना और टेलीग्राम सर्विस का स्टार्ट होना, ये तो पॉजिटिव पॉइंट हो गए। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपको उसको क्या लेना पड़ेगा? इट इज अ नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसके अंदर लॉ के अंदर एक लॉ था कि जिसके अंदर अगर किसी राजा के परिवार में अगला वंशज नहीं है, मतलब कि नेक्स्ट रूलर नहीं है, तो वो पूरी की पूरी एम्पायर, मतलब पूरी की पूरी प्रिंसली स्टेट किसके हाथ में आ जाती थी? वो पूरी की पूरी प्रिंसली स्टेट आ जाती थी। उस रूलिंग अथॉरिटी को ब्रिटिश रूलिंग अथॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता था। ब्रिटिश रूल में आ जाती थी वो एम्पायर जिसमें कोई नेक्स्ट रूलर नहीं हुआ करता था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का आना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का आना 1857 की रिवॉल्ट का कारण बना। तो अगला इंपॉर्टेंट ईयर है 1857। 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट जो है वो इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि 1857 की रिवॉल्ट को हम क्या मानते हैं? इसको हम मानते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के लिए किया गया पहला बड़ा आंदोलन 1857 रिवॉल्ट। इसकी क्रांति के बारे में हम डीपली किसी दिन और पढ़ेंगे। आज हम क्या कवर कर रहे हैं? आज हम कवर कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स। 1857 की रिवॉल्ट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट ईयर जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपका 1885। 1885 अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। 1885 इज द फॉर्मेशन ईयर। ये किसका फॉर्मेशन ईयर है? फॉर्मेशन ईयर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फॉर्मेशन ईयर है। मतलब इसकी स्थापना करी गई थी
किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। किसने करी, कौन फाउंडर था, तो फाउंडर थे आपके A.O. ह्यूम। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ईयर भी आपको याद रखना है 1885। अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट ईयर आता है हिस्ट्री में, वो है आपका 1905 1905। 1905 का जो ईयर था वो पार्टीशन ऑफ बंगाल का ईयर था। बंगाल का विभाजन हो गया, बंगाल को बांट दिया गया। तो बंगाल को बंटवाने का काम किसने किया था, तो बंगाल को बांटा किसने था, विभाजन किसने किया था, पार्टीशन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। ये माना जाता है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया उस समय पे। एक बना दिया आपका ईस्ट बंगाल, एक बना दिया आपका वेस्ट बंगाल, और तीसरा हिस्सा बना दिया आसाम। तो ये 3 हिस्से हैं जो बंगाल के ब्रेक हुए, और किसने करवाया, ये कराया लॉर्ड कर्जन ने। हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है ये ईयर 1905। इसे बंगाल की हिस्ट्री में क्या कहा जाता है, ब्लैक ईयर, क्योंकि 26 अक्टूबर 1905 16 अक्टूबर 1905 बंगाल को 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया। इस डेट को माना जाता है ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ बंगाल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का ईयर 1905। आगे चलते हैं, अगला ईयर आता है 1906 जो इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में 1906। 1906 की अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस टाइम क्या बनी थी, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी किसमें, 1906 में मुस्लिम लीग बनी। और मुस्लिम लीग को बनाने वाले मेन फाउंडर का नाम आपको याद रखना है। मेन फाउंडर है इसके नवाब सलीमुल्लाह। कौन है इसके मेन फाउंडर, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। तो सलीमुल्लाह जो थे वो मेन फाउंडर है किसके, मुस्लिम लीग के, जो कब बनी, 1906 में बनी। इनके अलावा नवाब मोहसिनुल हक, दूसरे बड़े फाउंडर नवाब मोहसिनुल हक, और तीसरे फाउंडर है आपकी आगा खान। तो 3 मेन फाउंडर हैं जिनका नाम मुस्लिम लीग या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ है। 1906 अगला इंपॉर्टेंट ईयर हिस्ट्री में। अगला इंपॉर्टेंट ईयर है 1907 1907। 1907 को कांग्रेस का विभाजन का साल माना जाता है। कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई, उसको नाम दिया गया सूरत स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना। सूरत स्प्लिट हुई थी सूरत शहर में जो पड़ता है आपका गुजरात में। सूरत किसके लिए फेमस है, सूरत फेमस है एज डायमंड सिटी। टेक्सटाइल सिटी कहते हैं और डायमंड सिटी कहते हैं सूरत को। तो दोनों टेक्सटाइल सिटी और डायमंड सिटी कौन सी है, सूरत। सूरत में एक नदी है तापी रिवर। तापी रिवर के किनारे कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ जो 1885 में बनी थी, और कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई। एक बन गया गरम दल और एक बन गया नरम दल। तो कांग्रेस के 2 हिस्से हो गए, गरम दल और नरम दल। मतलब गरम दल का मतलब है एक्सट्रीमिस्ट, जिनका काम करने का तरीका थोड़ा उग्र होगा, और एक होगा नरम दल जिनका काम करने का तरीका इनके मुकाबले कम उग्र होगा। नरम दल का मतलब हो गया मॉडरेट्स। तो ये 2 हिस्से हो गए कांग्रेस के 1907 में। अगला इंपॉर्टेंट ईयर आता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर है 1909 1909। 1909 जो है वो था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। 1909 क्या था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। लॉर्ड मिंटो उस टाइम भारत के वाइसरॉय थे, मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार। तो सुधार लेके क्या आए, ये लेके आए सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट को आप ये मानो कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए लाए, मुसलमानों के लिए लाए। सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों के लिए लाए फॉर मुस्लिम। अब बात आती है कि इसका मतलब क्या होता है सेपरेट इलेक्टोरेट का। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि इन केस अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा है तो उसके लिए वोटिंग राइट केवल मुस्लिम लोगों को है। एक बार और रिपीट कर देता हूं, इन केस अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा है तो वोटिंग राइट ओनली गिवन टू मुस्लिम्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को हम ये मानते हैं कि ब्रिटिश पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। क्या पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। ये जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, इसका जो मेन डिवाइड एंड रूल को सही तरह से अप्लाई किसने करा,
मॉर्ले मिंटो ने रिफॉर्म ने सुधार ने इसको अप्लाई करा और सेपरेट इलेक्टोरेट आते ही जो बीच में दूरी थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की जो बात चल रही थी उसमें एक तरह का ब्रेक आ गया। अगला साल है इंपॉर्टेंट 1911 को हुआ था दिल्ली दरबार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है हिस्ट्री में। दिल्ली दरबार में दो बंदे भारत आए, एक थे किंग जॉर्ज फिफ्थ अपनी वाइफ के साथ आए, उनकी वाइफ का नाम था क्वीन मैरी और किंग जॉर्ज फिफ्थ भारत में आए 1911 में। उनके आने की खुशी में या उन्हें रिस्पेक्ट शो करने के लिए दिल्ली को सजाया गया और उसे नाम दिया गया दिल्ली दरबार का। जब दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया तो दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज फिफ्थ क्वीन मैरी जब भारत आए तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए भारत आके और उन्होंने दो गिफ्ट करे। पहला 1911 में उन्होंने दिल्ली को इंडिया की कैपिटल बना दिया। इससे पहले कैपिटल क्या थी? कलकत्ता। तो 1911 में उन्होंने दिल्ली को कैपिटल बना दिया। और दूसरा बड़ा फैसला इन्होंने जो लिया, इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो 1905 का पार्टीशन था बंगाल का, उसे कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो इन्होंने दो बड़े फैसले लिए। क्या थे दो बड़े फैसले दिल्ली दरबार में? एक तो किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी के आने की खुशी में 1911 में दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज हुआ, ये याद रखना है आपको। दूसरा, इनके फैसले दिल्ली जैसे कैपिटल 1911 में बनी और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, उसे इन लोगों ने कैंसिल कर दिया। आगे इंपॉर्टेंट ईयर आता है हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर है वो है 1917। उससे पहले 1915 और 16 ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1915-16 में चली थी होम रूल मूवमेंट चलाई थी। दो बंदों ने, एक थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें हम लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं, इनका टाइटल क्या है? लोकमान्य तिलक। और दूसरी है एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट। तो ये दो बड़े लीडर थे। दोनों लीडर किस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं? तो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस थी उस समय, तो दोनों के दोनों लीडर कांग्रेस पार्टी के थे, लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट। तो इन लोगों ने होम रूल मूवमेंट चलाई। लोकमान्य तिलक का जो होम टाउन है वो महाराष्ट्र था, तो उन्होंने मूवमेंट को चलाया पूना महाराष्ट्र से। कहां से चलाया? पूना महाराष्ट्र से। और दूसरे बड़े लीडर थी एनी बेसेंट, जो कांग्रेस की पहली लेडी प्रेसिडेंट, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। इन्होंने इस मूवमेंट को साउथ इंडिया तक लेके गई और फिर पूरे इंडिया में फैला दिया। वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। 1950 से 16 का जो समय रहा है वो होम रूल मूवमेंट का रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट ईयर जो आता है हिस्ट्री में वो आता है 1917। महात्मा गांधी का आना हुआ था भारत। कब? 1915 में महात्मा गांधी रिटर्न बैक टू इंडिया। और पर्टिकुलर डेट अगर आपको जाननी है तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौट के आए। उसके बाद उन्होंने सोसाइटी को चेक किया और उन्होंने किनके लिए काम करने का फैसला लिया? फॉर द पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए जो ब्रिटिश पॉलिसी से परेशान हैं, उनके लिए काम करने के लिए गांधी जी आगे आए। तो उन्होंने पहला मूवमेंट भारत में किया 1917 में, और वो मूवमेंट था चंपारण मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट था? चंपारण मूवमेंट। हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस है चंपारण मूवमेंट की, क्योंकि ये माना जाता है और ये सच भी है कि गांधी जी का पहला मूवमेंट इन इंडिया, पहला आंदोलन जो गांधी जी ने भारत में किया 1917 का चंपारण मूवमेंट था। उसके बाद गांधी जी को लाइमलाइट मिलने लगी, गांधी जी लोगों के साथ जुड़ते रहे। 1918 में उन्होंने खेड़ा मूवमेंट किया, खेड़ा का आंदोलन 1918। आज हम क्या कवर कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट ईयर्स, तो आपको ईयर ध्यान रखने हैं। फिर 1918 में एक और मूवमेंट किया उन्होंने, वो मूवमेंट था आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 17 में चंपारण हो गया, 18 में पहले खेड़ा हो गया, फिर 18 में अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक हो गई। उसके बाद गांधी जी ने आवाज उठाई किसके खिलाफ? 1918 में जो आया था काला कानून, ब्लैक लॉ। 1918 में कौन सा काला कानून आया था? तो 1918 में जो ब्लैक लॉ आया था वो था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को हिस्ट्री में काला कानून कहा गया है, ब्लैक लॉ कहा गया है। तो ये जो कानून था, ब्लैक लॉ था, इसने भी बैकफुट पे कर दिया था इंडियंस को बैकफुट पे करने का मतलब उनकी वैल्यू कम कर दी थी, क्योंकि विदाउट एनी इंक्वायरी उन्हें अरेस्ट करके अननोन प्लेस पे
बेच दिया जाता था। तो 1918 के रॉलिंग एक्ट के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई। 1919 का जलियांवाला बाग हुआ, फिर 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे अगेंस्ट रॉलिंग एक्ट, इस कानून के खिलाफ। उन पर अंग्रेज सरकार ने गोलियां चलवा दी, जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, जिसमें मास किलिंग हुई, बहुत सारे लोगों की हत्या हुई। उसके बाद आता है अगला इंपॉर्टेंट ईयर 1920। 1920 जो था, गांधी जी दोबारा से इस पिक्चर में आने लगे, लौट के आने लगे। इन्होंने करा खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट। खिलाफत मूवमेंट मुसलमान लोगों के लिए थी। खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया गांधी जी ने, और उसके बाद खुद का एक बड़ा मूवमेंट चलाया 1920 से 22 तक, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आज हम सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स कवर कर रहे हैं, तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स याद रखने हैं। आज की मेरी क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।